CH201 उल्टा चोर कोतवाल को बोले, क्या लगता है ये लड़का रेड जेड से अच्छी क्वालिटी का पत्थर ढूंढ पाएगा? उद्धरण चिन्ह, ना चांस ही नहीं, आज तक ऐसा हुआ है क्या? उद्धरण चिन्ह, हाँ एक दिन में थोड़े ही दो इतिहास बनते हैं। अरे ये नौसिखियां हैं, इससे ना हो पाएगा। उद्धरण चिन्ह, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सबकी आंखें ओम को देख हैरानी से चौंकते हुए बड़ी हो गई। एक बहुत ही तेज सफेद रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। ये रोशनी इतनी तेज थी कि वहां आसपास मौजूद अभी लोगों की आंखों में लगने लगी थी। सभी हैरान नजरों से ये नजारा देख रहे थे तो कुछ लोग जो उस जेड की रोशनी के कांटेक्ट में आए थी उनकी आंखें रोशनी की वजह से बंद हो चुकी थी। ओम ने जिस बड़े से फुटबॉल जैसे काले पत्थर को काटा था उसमें से एक छोटे से वॉलीबॉल जैसा सफेद रंग का जेड बाहर निकला था और वह इतना ज्यादा चमकदार था कि लोगों की आंखें तक आंच चुकी थी। वहीं दूसरी ओर वहां मौजूद अभी लोग इस तरह के जेड को देख हैरान थे और ओम सिर्फ शांत खड़ा सभी लोगों को देखे जा रहा था और हल्का सा मुस्कुरा रहा था। असल में ओम ने जब अपनी ऊर्जा उन सभी काले पत्थरों में दाखिल की तभी उसे एक अच्छी खासी ऊर्जा का अनुभव उन पत्थरों के बीच हुआ और ओम को पता चला कि कोई अच्छी क्वालिटी का जेड वहां पर मौजूद था। ओम को ये तक पता था कि वह जेड काफी बड़ा भी था और बहुत ही शुद्ध भी, और इसी वजह से ओम ने तुरंत ही उस जेड को उठाया और उसे काट दिया और ओम के अनुमान के मुताबिक ही उसमें से एक प्योर व्हाइट जेड मिला। अचानक ही लोगों उस रोशनी के आदी हो गए। सभी विप लोग अपनी अपनी जगह पर से खड़े हो गए। वहीं दूसरी ओर में इंद्रजीत जोशी भी उस व्हाइट जेड को देख अपनी जगह पर अपनी छड़ी के सहारे खड़े हो गए और सनाया भी इस अजीब हरकत को देख ओम के करीब दौड़ते हुए आ गई। ये तो व्हाइट जेड है, प्योर व्हाइट जेड। उद्धरण चिन्ह, एक बुढ़े जेड रिसर्चर जो कि इस समय ओम के बहुत ही करीब खड़े थे, वे ओम के हाथ में पकड़ा वह पत्थर देख हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर और अपने ग्लासेस को अपने सर पर लगाते हुए जोर से चिल्ला उठे। उसकी ये बात सुनते ही लोगों में फिर एक बार फुसफुसाहट शुरू हो गई। प्रोफेसर रघु, ये तो वही महान प्रोफेसर रघु है ना? वे उस लड़के के हाथों में पकड़े उस जेड को देख इतने हैरान क्यों है? उद्धरण चिन्ह, हाँ वो तो बिना कलर का जेड है, यानी वह एक निम्न स्तर का जेड हुआ ना। चाहे वो दिखने में कितना बड़ा हो लेकिन उस छोटे से लाल जेड के बराबर तो हाई क्वालिटी का तो नहीं ही होगा ना। आखिर दुनिया में लाल जेड है भी कम। उद्धरण चिन्ह, हाँ लेकिन प्रोफेसर रघु भी हैरान है। इसका तो एक ही मतलब है कि शायद वह सफेद जेड कुछ खास है। क्या पता, शायद उसके साइज की वजह से। लेकिन उसी वक्त में जोशी भीड़ के बीच से आगे आते हुए प्रोफेसर रघु से पूछते हुए बोल उठे, प्रोफेसर क्या आप इस सैफ रंग के अनोखे जेड के बारे में कुछ बता सकते हैं, जैसे कि इसकी शुद्धता क्वालिटी के बारे में? क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जानता कि आखिर सफेद जेड का मतलब क्या है। इसे आज तक कभी नहीं ढूंढा गया। उद्धरण चिन्ह, प्रोफेसर ने अपने ग्लासेस पहने और सबको समझाते हुए कहा, जी बिल्कुल मी जोशी, दुनिया के सामने कभी सफेद जेड आया ही नहीं। दुनिया के लिए अवश्य ही ये एक नई खोज है, जेड का एक नया रूप, व्हाइट जेड। लेकिन गुप्त बात यह है कि कुछ समय पहले इंडियन और अमेरिकन रिसर्चर्स को एक बड़े से पहाड़ जैसे पत्थर में से बिल्कुल एक गेहूं के दाने जितना बड़ा व्हाइट जेड मिला था। हालांकि उसे काटने में बेदरकारी की वजह से वह पूरा जेड टूटकर चूर चूर हो चुका था। लेकिन आप सब हैरान हो जाएंगे ये बात जानकर कि व्हाइट जेड दुनिया में अब तक मिला सबसे शुद्ध और सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का जेड है। इस पत्थर की रचना ही सबसे खास है और ये सबसे प्योर जेड में से एक है। और वाकई में इस लड़के ने आज दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध जेड खोज निकाल है। बच्चे, तुम्हारी ये खोज दुनिया में इतिहास रच देगी। और बात रही इस जेड की कीमत की, तो शायद ये कई अरब के समान होगी और इसके साइज को देख मुझे नहीं लगता कि मैंने जो कीमत लगाई वो सही भी है। ये तो इसकी शुद्धता की जांच के बाद ही पता चलेगा। उद्धरण चिन्ह, ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। वहीं दूसरी ओर दीपक के तो होड़ ही गायब थे। वो पत्थर की तरह खड़ा ओम और उसके हाथ में पकड़ा वह जेड देखे जा रहा था। लेकिन अचानक ही वह होश में आया और ओम के पास आकर उससे बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए बोल उठा, मिस्टर आपका नाम? उद्धरण चिन्ह, ओम उसे देख मुस्कुराते हुए बोल उठा, ओम। उद्धरण चिन्ह, राइट ओम, देखो पुरानी बातों को भूल जाओ। बिजनेस में छोटी मोटी नोकझोंक होती ही रहती है। देखो मैं सही पॉइंट पर आता हूँ। मैं दीपक धुलेरा, एक जेड एक्सपर्ट, और मैं काम करता हूँ मोफ्रा इंडस्ट्रीज के लिए। देखो ये जेड हमें बेच दो, हम तुम्हें इस जेड के 300 करोड़ रुपए देंगे। साथ ही हमारा लग्जरी कार्ड और रहने के लिए एक लग्जरी बंगला और एक सुपर कार। साथ ही जिंदगी भर तुम्हारे जो भी खर्चे होंगे वो मोफ्रा कंपनी उठाएगी। मुझे लगता है जोशी तुम्हें कभी भी इस तरह के फायदे नहीं देगा, लेकिन हम तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बन देंगे। उद्धरण चिन्ह, लालची नजरों से जेड को देखते हुए दीपक ओम को लुभावनी बातों से खरीदने की कोशिश रहा था। लेकिन तभी गुस्से से और हैरानी से दीपक को देखते हुए सनाया बोल उठी, दीपक कितने बेशर्म और गिरे हुए इंसान हो। कुछ पहले जिस इंसान को तुम नीचा दिखा रहे थे उसे ही खरीदना चाह रहे हो। लालच के लिए कितना ही गिरोगे और तुम, लगता है पैसों की लालच में अंधे हो गए हो तुम। तभी मुस्कुराते हुए सनाया को देख दीपक बोल उठा, अरे मेरी जान, ये बिजनेस है और यहाँ जो पैसे वाला है वो किसी को भी खरीद सकता है। और ओम भी तो नहीं चाहेगा ना कि उसे ऐसी जगह ना रहना पड़े जहाँ उसके काम की प्रॉपर इज्जत ना होती हो। सही कहा ना ओम, क्या बोलते हो, आना चाहोगे मुफ्रा में? देख लो ऑफर बढ़िया है, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलेंगे तुम्हें। दीपक की बात सुन ओम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई ऑफर तो काफी अच्छा है, लेकिन मैं पैसों के पीछे नहीं भागता। मुझे इंसान की फितरत लुभाती है, पैसे नहीं। और तुम्हें देखकर तो मुझे कहीं नहीं लगता कि तुम एक इंसान हो। तुम में एक इंसान होने की कोई भी काबिलियत नहीं है। तुम तो मुझे को पालतू कुत्ते लगते हो जिसे मोफरा हड्डी फेंकता है और उसकी दम पर तुम अपनी दम हिलाते रहते हो। माफ करना, मुझे ऐसी जिंदगी पसंद नहीं।
उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन दीपक की आंखें गुस्से से जल उठी। उसने गुस्से से ओम को देखने के बाद पब्लिक को देखते हुए कहा, जानता था जोशियों के कुत्ते से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। वहां मौजूद लोगों से, भाई लोग, क्या आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि एक अनजान लड़का जो अचानक से कहीं से आ गया और एक ही बारी में उसने एक प्योर जेड वाइट जेड खोज निकाला। आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल भी है? मुझे लगता है जोशी परिवार ने मिलकर इस लड़के को सबके सामने कर अपनी फेम को बढ़ाने हो ना हो कोई घिनौना खेल खेला है। क्या ये पॉसिबल है कि इस तरह का जेड, वो भी इतना बड़ा जेड, मिलना संभव है? क्या लगता है आप सबको हो ना हो इसके पीछे जोशी परिवार की कोई साजिश है? उद्धरण चिन्ह। दीपक की बात सुन सभी लोग सोच में पड़ गए और फुसफुसाने लगे। बात तो सही है, हाई क्वालिटी का इतना बड़ा जेड मिलना, बात हजम करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। उद्धरण चिन्ह। दीपक की बात में दम तो है। हाँ, मुझे भी इसके पीछे कोई साजिश लगती है। उद्धरण चिन्ह। मुझे कभी नहीं लगा था कि जोशी परिवार ऐसा कुछ करेगा। उद्धरण चिन्ह। लोगों को स्पीक की बातों में आकर भड़कता देख इंद्रजीत और साथ ही सनाया दोनों ही घबरा गए क्योंकि उन्हें अंदाज लग गया था कि दीपक अपनी घिनौनी चालें चलने लगा था। CH202 सरेआम धोती खुल गई। लोगों को दीपक की बातों में आकर भड़कता देख इंद्रजीत और साथ ही सनाया दोनों ही घबरा गए क्योंकि उन्हें अंदाज लग गया था कि दीपक अपनी घिनौनी चालें चलने लगा था। दीपक को पता चल गया कि वह ओम के सामने हार चुका था और लेकिन उसे जोशी परिवार का जितना मंजूर नहीं था, इसीलिए उसने चाल चलते हुए ओम को स्पॉटलाइट में लेते हुए जोशी परिवार को फ्रेम करने लगा और लोगों की नजरों में ओम और जोशी परिवार को चालबाज बुरा बनाने लगा और उसकी बातें काम भी आ रही थी क्योंकि लोग जोशी परिवार को बुरा भला बोलने भी लगे थे। लेकिन तभी अचानक से ही सभी लोगों को किसी इंसान के तलिया बजाने की आवाजें आने लगी। सभी लोग हैरानी से उस ताली बजाए रहे आदमी को देख रहे थे, जो कि ओम ही था। बैंगनी सूट में ओम उस समय दीपक की ओर बढ़ते हुए और उसे मुस्कुराते हुए देख तालियां बजाए जा रहा था। फिर आगे बढ़ते हुए ओम ने दीपक की तारीफ करते हुए कहा, क्या बात है, क्या बात है दीपक, आप तो सच में बड़े खिलाड़ी हैं। आपको देख मुझे एक कहावत आ गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मानना पड़ेगा यार, क्या बात को घुमाया है आपने, सैल्यूट है यार आपको। उद्धरण चिन्ह। दीपक ओम को देख चिढ़ते हुए कहा, क्या फालतू बकवास कर रहे हो तुम, कहना क्या चाहते हो तुम? उद्धरण चिन्ह। ओम ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, क्या बात है सर, आप इतना सब कुछ करने के बाद भी बोलते आपको कुछ पता ही नहीं। मैं फैन हो गया आपका सर, बिग फैन। पहले तो आप शर्त लगाए हार गए तो जोशी परिवार को फ्रेम कर दिए। आपको इस जेड के बारे में कुछ पता नहीं तो जेड को नकली भी बता दिए। भाई क्या खिलाड़ी हो, सच बताया रहा मैं, एक्टर क्यों नहीं बन जाते? बता रहा हूं मैं, विलेन का रोल आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। आप आग लगा दोगे, आग। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दीपक पर हंसने लगे। दीपक को ये देख ओम पर बहुत ही गुस्सा आने लगा था, लेकिन वही ओम ने फिर एक बार दीपक पे वार करते हुए मुस्कुराकर कहा, वैसे यहाँ चालबाज इंसान कौन है मुझे पता है। एक नाम चीन रिसर्च दीपक ढोलेरा, जिन्होंने अभी अभी एक कहावत सा रेड जेड निकाला है। हालांकि जनता को ये नहीं पता कि उस जेड के बारे में दीपक पहले से ही जानते थे। ओम की बात सुनते ही पब्लिक में खलबली मच गई क्योंकि ओम ने दीपक पर एक संगीन इल्जाम लगाया था। दीपक भी गुस्से से तिलमिला उठाया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए ओम से कहा, अबे ओ लड़के, जबान संभाल के, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? उद्धरण चिन्ह। ओम ने तुरंत ही शांति से सबको देख कहा, इतना ही नहीं, जहां मेरा आजमी ड्योग से कंपटीशन हुआ उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद सभी लोग, यानी पत्थर की चौकी करने वाला, पत्थर काटने वाला और पत्थर की जेड वैल्यू की चेक करने वाला, सभी इंसान दीपक के साथ मिले हुए थे और उन सब की मिली भगत ने एक पहले से ही कटे हुए पत्थर को बड़ी ही चतुराई से काटकर उसमें से एक लाल जेड निकाला। लेकिन आप सबको हैरानी हो गई जब आप लोगों ये पता चलेगा कि असल में वह रेड जेड असली जरेड जेड है ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। ओम के ये शब्द खत्म होते ही पूरे मार्केट में हल मच गया, यहाँ तक कि दीपक खुद भी चौंक उठाया और घबराते हुए बड़ी बड़ी आंखें से ओम को देखने लगा। लोग तो ये सुन पागल ही हो गए, साथ ही दीपक के साथ इस कांड में शामिल आदमी भी घबरा गए। भान मौजूद विप लोग भी इस इल्जाम को सुन चौंक उठे थे। तभी इंद्रजीत ने गंभीर स्वर में ओम को देखते हुए कहा, ओम, आप जानते हैं ना कि आप दीपक पर एक संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। अगर ये बात सच हुई तो जेड की दुनिया में ये एक बहुत ही घिनौना अपराध है और इस अपराध की सजा सिर्फ यही है कि दीपक अपनी जॉब, अपनी इज्जत, करियर और अपना सब कुछ खो बैठेंगे। पर मैं ये बात किसी सबूत के बिना नहीं मान सकता। क्या आप बता सकते हो कि अभी अभी आपने जो भी कहा वो सच है, और सच है तो कोई सबूत है? ओम ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, सर एक नहीं 3 सबूत दूंगा। सबसे पहला, दीपक ने जिस जेड के काले पत्थर को काटा है उस पत्थर के दोनों भाग को छूकर देखिए, आपको वहां कोई लिक्विड मिलेगा जो चिपचिपा होगा, जिस लिक्विड से दीपक ने उस पत्थर को चिपकाया था। उद्धरण चिन्ह। दूसरा, जिस आदमी ने दीपक के पत्थर को काटा था उस मशीन के टेबल के नीचे आपको एक पत्थर और मिलेगा जो असली पत्थर है, जिसे दीपक ने चुना था। कोई भी जेड कटर के टेबल के नीचे जेड के पत्थर को नहीं रख सकता, लेकिन आपको वहां वो पत्थर जरूर मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। और तीसरा, जो रेड जेड दीपक ने ढूंढ निकाला है वो असली नहीं है, वो एक ग्रीन जेड है जिसे कोई सोलिड लिक्विड से रेड कलर किया गया है। लेकिन जेड की एक खासियत है कि वह अपना असली रंग कभी नहीं छोड़ता, चाहे आप उसे एसिड में ही क्यों ना डुबाओ। आप उस जेड को एसिड में डुबाओ, आपको असली जेड मिल जाएगा। तो बेसिकली दीपक एक फ्रॉड इंसान है।
उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुनते ही सभी लोग हैरान रह गए और वही दीपक अपने दांत भींचते हुए ओम को देख बोल उठा, साले तुझे तो मैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वो आगे कुछ भी बोले उससे पहले ही ओम कुछ भूलने का नाटक कर और फिर कुछ याद आने की एक्टिंग करते हुए बोल उठा, अरे हाँ मैं तो भूल गया था कि इससे सिर्फ मी दीपक ही झूठे साबित होंगे, लेकिन उनके साथ जुड़े लोग नहीं, इसीलिए मेरे पास इस सारी घटना का एक और सबूत है और मी दीपक को देख मुस्कुराते हुए, ये बहुत ही अहम सबूत है मी दीपक, डोंट वरी, आपको अकेले इस गुनाह में थोड़े ही फंसेंगे। विराज अब आ जाओ, वक्त आ गया है। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुनते ही विराज तुरंत ही एक उस कंपटीशन के पास के ही एक कोने से अपने शूट को ठीक करते हुए और कॉन्फिडेंस से हंसते हुए स्टाइल से ओम के पास आता है। विराज को देख सनाया हैरानी से विराज को देख बोल उठी, विराज अहम सबूत है मतलब? उद्धरण चिन्ह। सनाया की बात सुन ओम ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, ओ सॉरी मिस सनाया, विराज नहीं, विराज के पास यहाँ सबूत है। इतना बोलते ही विराज ओम के हाथ में अपना फोन रखता है। ओम उस मोबाइल में एक वीडियो चालू कर उसे सबके सामने हाई वॉल्यूम कर दिखाता और सुनाता है, तो एवरीबडी पेश है इस थ्रिलर और चोर नाटक की पूरी फिल्म। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग शांत होकर मोबाइल में चल रही वो वीडियो देखने और सुनने की कोशिश करते हैं। दीपक के साथियों की आवाज में, दीपक सर बंदोबस्त हो गया है, हर जगह अपने आदमी ही कमान को संभाले हुए है, आज आपके इतिहास रचने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपके जेड की रखवाली करने वाला, जेड काटने वाला और जेड को चेक करने वाला सभी अपने लोग हैं, सब हमने खरीद लिए हैं, जाए और बर्बाद कर दीजिए जोशी परिवार को। दीपक की आवाज, पार्टी की तैयारी शुरू करो, आज जोशियों की बर्बादी की खुशी में जश्न मनाएंगे, आज जोशी परिवार आसमान से सीधे होटल में गिरेगा और बूम, सब खत्म। सबके हंसने की आवाज। उसके बाद वीडियो में दिखता है कि कैसे दीपक जेड के पत्थर को चुच करता है और रखवाली करने वाला इंसान उसे इशारे कर बताता है कि उसे किस साइज का पत्थर लेना है, फिर दीपक जेड कटवाने जाता है और वहां भी इशारों इशारों में सब कुछ समझाया गया और काटने वाले ने असली पत्थर को चतुराई से टेबले के नीचे रख दिया और नकली पत्थर को लेकर उसे काटने का नाटक करने लगा और अंत में जेड की वैल्यू चेक करने वाले इंसान ने बिना जेड को परखे ही उसे रेड जेड घोषित कर दिया और इस तरह से सभी लोगों के सामने में दीपक की घिनौनी करतूत सामने आ गई। CH203 रावी भाटिया। जब ओम कंपटीशन शुरू होने से पहले अपनी धुन में स्टेज की ओर आगे बढ़ रहा था उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, जो उसके लिए वरदान साबित हुई। जब ओम ने उस आवाज की ओर अपने कदम बढ़ाए तो एक किसी की नजर में न आए ऐसे कोने में दीपक और उसके साथी बातें कर रहे थे। ओम ने देखा कि दीपक को किसी का कॉल आया था और दीपक घबराते हुए उससे बातें किए जा रहा था। जी मैम, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आज का कंपटीशन हम ही जीतेंगे, आप बेफिक्र रहे, मोफरा का नाम आसमान में आज गूंजेगा, बस आप वो मेरा पार्टनरशिप का बस देख लेना। उद्धरण चिन्ह। तभी दीपक को सामने से कोई लेडी कुछ कहती है और फिर झटके से दीपक का कॉल कट जाता है। कॉल के कटते ही दीपक अपने मोबाइल को देख राक्षसी मुस्कान के साथ बोल उठा, मैडम आप बस देखती जाओ आज कैसे मैं इतिहास बनाता हूँ। अपने साथियों को देख सुनो सब रेडी है। उसके बाद ओम दीपक और उसके दोस्तों के बीच नकली जेड की बातों को सुन लेता है और ओम समझ जाता है कि दाल पूरी काली है। उसके बाद वह सीधे विराज के पास गया और उससे सारी बात बताई और बात खत्म कर उसने विराज को अपने मोबाइल में शुरू से लेकर सारी रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा। और उसके बाद जाकर कंपटीशन में इस वक्त दीपक का भांडा सबके सामने फूट गया। सभी लोग दीपक को गालियां देने लगे, उसके बारे में बुरा भला बोलने लगे, लेकिन दीपक था कि गुस्से और बदले की आग में जल भून रहा था। उसने तुरंत ही ओम को गुस्से से देखा और फिर अपने आसपास देखने लगा। उसे वही थोड़ी दूर पर एक गार्ड बंदूक लिए खड़ा दिखा। वह बदले की आग में अंधा होकर तुरंत ही उस गार्ड के पास दौड़ चला और गार्ड को जोर से धक्का मार एक ही झटके के साथ उसने उसकी कमर पर रखी बंदूक छीन ली। सभी लोग दीपक की अचानक से की गई हरकत से बौखला गए और वही दीपक ने अपने हाथ में पिस्तौल ले और तुरंत ही ओम की ओर निशान लगाते हुए उसने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। ओम भी उसके इस अचानक के झपटे से हैरानी से बड़ी आंखें कर ली, लेकिन सबकी हैरानी के बीच बंदूक से गोली निकली ही नहीं। डर के मारे सनाया की तो आंखें भी बंद हो चुकी थी और विराज ने चिल्ला दिया था, ओम बच के, लेकिन बंदूक से गोली फायर न होने की वजह से दीपक सहित सभी लोग हैरान रह गए। तभी दीपक को एहसास हुआ कि उसने बंदूक के पिछले हिस्से को खींच एक्टिव ही नहीं किया था, इसीलिए उसने तुरंत ही गुस्से से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन अभी वह उसे पार्ट को खींच पाए उससे पहले ही फुर्ती से ओम दौड़ते हुए दीपक के पास आया और उसने उसी फुर्ती से दीपक के हाथ से गन को छीन लिया और फिर दीपक के सामने मुस्कुराते हुए और अपनी भौहें ऊंची कर उसे चिढ़ाते हुए दीपक के नाक पर एक जोर का मुक्का मार और दीपक दर्द से पीछे की ओर धकेला गया। उसके नाक से खून निकल गया और अभी वो खुद को संभाले उससे पहले ही सभी गार्ड ने दीपक को पकड़ लिया। छोड़ूंगा नहीं साले तुझे, छोड़ो रे मुझे, तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ, तुम लोगों की जिंदगी खा जाऊंगा, मैंने कहा छोड़ो मुझे, मैं मोफरा का रिस्पेक्टेड रिसर्चर हूँ, तुम लोगों की परिवार को तुम्हारी हड्डियां तक नहीं मिलेगी, बोला ना छोड़ो मुझे। उद्धरण चिन्ह। तभी ओम उसकी बकवास पर ध्यान न देते हुए मी इंद्रजीत के पास जाकर उनके हाथ में बंदूक थमाते हुए बोल उठा, सर आप ही इसका फैसला कीजिए। इंद्रजीत अपने हाथ में थमी बंदूक को देखता है और फिर दीपक को देख कुछ बोलने ही वाला था कि तभी कसीस औरत की आवाज ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। ओम सहित सब लोगों का ध्यान उस औरत पर गया जो कि इंद्रजीत के पीछे की ओर से ब्लैक खूबसूरत सी ड्रेस पहने हुए ओम की ओर मुस्कुराते हुए बढ़ने लगी। वह औरत उम्र में ओम की ही उम्र के आसपास की थी, खूबसूरत के गदराए हुए बदन की मालकिन। वो मी इंद्रजीत के पास आते हुए कॉन्फिडेंस के साथ बोल उठी,
ये काम मुझे करने दीजिए, इससे मैं जोशी फैमिली और आपके इस हैंडसम कंपेनियन से शायद माफी मांग सकूं। उद्धरण चिन्ह। ओम, इंद्रजीत और विराज तीनों ही उसे देख हैरान रह गए, जबकि सनाया को उसे ओम को अपनी नशीली आंखों से घूरते देख जलन सी होने लगी थी। तभी इंद्रजीत ने हैरान से उन्हें कहा, आप। उद्धरण चिन्ह। उसका अधूरा सवाल सुन उस औरत ने इंद्रजीत से मुस्कुराते हुए कहा, ओ माफ कीजिएगा, मैं जल्दी में खुद का इंट्रोडक्शन नहीं दे पाई, मैं हूँ रावी भाटिया, मोफरा इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी और चेयरमैन भी। उद्धरण चिन्ह। उसका इंट्रो सुन मी इंद्रजीत हैरान रह गए, लेकिन रावी ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा, मोफरा कभी भी जोशी फैमिली की दुश्मन नहीं थी, क्योंकि मी दीपक हमारे जेड डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे, वही आपसे निजी दुश्मनी निकाल रहे थे। हालांकि कुछ हफ्तों पहले किसी तरह मुझे उनकी घिनौनी चाल के बारे में पता चला और मैं उन्हें आज यहाँ उनकी इस चल का पर्दाफाश करने ही आई थी, लेकिन लगता है आपके इस काबिल बेटे ने मेरे काम कर दिया। गुड वर्क मी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल सनाया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिस पर ओम ने उससे हाथ मिलते हुए कहा, ओम आहूजा, मैं इनका बेटा तो नहीं लेकिन बेटे जैसा हूँ। रावी ने ओम की आंखों में आंखें डाल अपना सिर हाँ में हिलाया, उसके बाद दीपक को देख गुस्से बोल उठी, मी दीपक, आप मोफरा की अब तक की सबसे बड़ी बेइज्जती है, एक ऐसा काल धब्बा जिसने मोफरा इंडस्ट्रीज को आज पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा किया है। आज से बल्कि अभी से आपकी सारी प्रॉपर्टी इस घिनौनी चल की वजह से माफी के रूप में मी ओम के नाम की जाती है और आप अब से अपनी पूरी जिंदगी बदनामी में गुजारेंगे, जेल में। उद्धरण चिन्ह। नहीं मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये सब मैंने मोफरा का नाम ऊंचा करने के लिए किया, प्लीज मैम मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। दीपक रावी से जान की भीख मांगने लगा, लेकिन रावी ने अपनी नजरें उससे फेर ली और फिर सनाया को देख मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा तुम भी कुछ कहना चाहोगी। वक्त कम है मी। दीपक का जेल में पत्थर तोड़ने के लिए इंतजार किया जा रहा है। रावी की बात सुन सनाया दो पल के लिए तो हैरान रह गई, लेकिन फिर जोश के साथ दीपक के सामने आए और उसे देख उसकी हालत पर मुस्कुराने लगी। क्या कहूं मैं तुम्हें, तुम तो अब मेरी गाली के लायक भी नहीं रहे। CH204 किस्मत चमक गई। मुझे लगा तुम भी कुछ कहना चाहोगी। वक्त कम है मी। दीपक का जेल में पत्थर तोड़ने के लिए इंतजार किया जा रहा है। रावी की बात सुन सनाया दो पल के लिए तो हैरान रह गई, लेकिन फिर जोश के साथ दीपक के सामने आए और उसे देख उसकी हालत पर मुस्कुराने लगी। क्या कहूं मैं तुम्हें, तुम तो अब मेरी गाली के लायक भी नहीं रहे। जब तुमने मुझे छोड़ा, मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तुम वापस जरूर आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। तुम्हारी वजह से मैंने मर्द जात से नफरत करना शुरू कर दिया, और तुम कौन सा मुझे छोड़कर किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ काम करने लगे थे। हम शर्म आती है तुम पर कि लड़की से नफरत करने के बाद भी कुछ चंद पैसों के लिए दूसरी लड़की के नीचे ही काम किया, या फिर तुम ये सोच रहे थे कि मेरी तरह रावी को भी पटा लोगे और उससे उसकी जायदाद हड़प लोगे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल सनाया दीपक को देख चिढ़ते हुए आगे बोली, ये आज का जमाना है मी दीपक ढोलेरा, यहाँ लड़का लड़की नहीं देखते, यहाँ बस आपका काम देखा जाता है, और सच कहूं तो तुम मर्दजात पर लगा बहुत ही बड़ा कलंक हो, पता है क्यों? भगवान खुद भी औरतों को अपने समान रखते थे, अपने पीछे अपनी माँ का नाम लगाते थे, अपनी पत्नी के साथ मिलकर वे प्रसिद्ध हुए और अपनी पत्नी के साथ से वे पूर्ण हुए, इसीलिए वो भगवान कहलाए। तो तुम तो एक आम आदमी हो, इतना घमंड किस बात का हम? उद्धरण चिन्ह। सनाया उस समय लड़की होने की वजह से अपने साथ हुए अन्याय की भड़ास दीपक पर निकाल रही थी, लेकिन वह इस समय अपने परिवार को भी सुना रही थी, और इस चीज का पता मी इंद्रजीत को भी लग जाता है, और इसी वजह से वे अपना सिर उदासी से नया में हिलाते हैं। लेकिन उसी वक्त सनाया ने आगे बढ़ते हुए कहा, कुछ चंद पैसों के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, और कुछ चंद पैसों के लिए तुमने अपने ईमान को भी छोड़ दिया। हालांकि तुम्हारा लालच आज तुम्हें ले डूबा, लेकिन शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारी वजह से मुझे लड़की बनकर इस दुनिया में सबके सामने लड़ने की, सबके आगे अपने दम पर खड़े रहने की ताकत मिली। मेरे अंदर की शक्तियों को मैं जान पाए। इतना ही नहीं, तुम्हारी वजह से आज मैं फिर एक बार मर्दों पर भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि आज मुझे इस खोखले मर्दों की भीड़ में एक ऐसा इंसान दिखा जो सच में सही मैंने में मर्द है। अपने इन वाक्यों को खत्म कर सनाया ओम की ओर नर्म भाव से देखती है और फिर बोल उठी, मी ओम, आज तक की गई मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कीजिएगा, मेरे रुड बिहेवियर के लिए भी। कारण बस यही था कि मेरे दिमाग में जाके हर लड़का, हर मर्द औरत को अपने से तुच्छ समझता है। लेकिन आप सबसे लग है, आपने आज जो बातें औरतों के माँ में कही उन्हें समझा, वे बातें बस एक सच्चा मर्द ही समझ सकता है। आपने साबित कर दिया कि असली मर्द आज भी है दुनिया में। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन ओम हल्का सा मुस्कुराते हुए और सबकी ओर देख अपना सिर हाँ में हिलाता है। उसके बाद वापस से गुस्से भरी नजरों से दीपक को देखते हुए सनाया ने दीपक को पकड़े हुए गार्ड से कहा, सर प्लीज जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से ले जाए, जेल में काफी सारे काम है इनके करने के लिए। और मी दीपक ढोलेरा मजे करना जेल की चार दीवारी में। सनाया के बात खत्म करते ही गार्ड दीपक को लेकर जाने लगे, तब दीपक सनाया से भीख मांगते हुए बोल उठा, सनाया प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मैं जानता हूँ कि मैं अब भी तुम्हारे दिल में बसता हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, मैं जिंदगी भर तुम्हारे कदमों में बिछ के रहूंगा, प्लीज मुझे बचा लो। मुझसे गलती हो गई, पर प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार, मैं जेल में नहीं जाना चाहता। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वह कुछ भी आगे बोले उससे पहले ही गार्ड्स उसको लेकर वहां से चल दिए। उसके बाद सभी लोग उस घटना के बारे में ही बात करने लगे, लेकिन फिर रावी ने सबके सामने ऐलान करते हुए बोल उठी, हेलो एवरीवन, प्लीज अटेंशन, अब इस कंपटीशन का विजेता घोषित करने का वक्त आ चुका है।
सभी लोग रावी की ओर अपना ध्यान देते हैं, तभी खुशी से ओम की ओर अपना हाथ बढ़ जाते हुए रावी ने कहा, आज के इस कंपटीशन के विजेता है जोशी कंपनी की ओर से मी ओम आहूजा। कंग्रेचुलेशंस मी ओम और जोशी परिवार, आपने न सिर्फ आज ये कंपटीशन जीता है लेकिन मी आज एक इतिहास भी बना चुके हैं। उन्होंने आज तक का सबसे बड़ा हाई क्वालिटी जेड ढूंढ के निकाला है। अवश्य ही ये जेड मी ओम के नाम पर रजिस्टर होगा और इसके हकदार भी मी ओम ही होंगे। साथ मी ओम को इस कंपटीशन में जीतने के लिए जेड ऑर्गेनाइजेशन की वीवीआईपी मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए मिलेगी और साथ ही 50 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। इतना ही नहीं लेकिन साथ ही मी दीपक ढोलेरा को पकड़ने और उन्हें पुलिस के हवाले करने के लिए उन्हें दीपक ढोलेरा के नाम राखी सारी जायदाद और मुफ्रा में दीपक के नाम के सारे शेर के हकदार भी मी ओम होंगे। उद्धरण चिन्ह। रावी की बात सुन सभी लोग खुशी से ताली बजाने लगे। तालियों की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी थी। सभी लोग ओम को देखने के लिए तरस रहे थे। वहीं ओम था कि विराज और मी इंद्राजीत के बीच में खड़ा मुस्कुराए जा रहा था। जैसे ही रावी ने उसे विनय घोषित किया, ओम तुरंत ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा। उसे अपना पास्ट याद आ गया, जब उसने कसम खाई थी कि जब वो मरेगा तो लोग उसे याद रखेंगे। उसे याद आने लगा कि कैसे एक समय लोगों को उसके होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता था और आज इतने सारे लोग उसे जानते थे। ओम ने तुरंत ही रावी के पास जाकर एक बड़ा सा कवर उसके हाथ से लिया और फिर जब वह वापस अपनी जगह जाने लगा तो उसी वक्त में इंद्राजीत उनके पास आए और उन्होंने भी उससे हाथ मिलाया। तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी और तभी रावी ने ओम से कहा, मुबारक हो मिस्टर ओम, आप अब हमारे पार्टनर बन गए। अब तो मिलना जुलना होता रहेगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी ओम उन्हें कुछ जवाब दे उससे पहले ही मी इंद्रजीत रावी से स्नाया के पास जाकर खड़े रहने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। रावी ओम को दका अजीब तरह से मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगती है। उसके बाद मी इंद्रजीत सभी लोगों को शांत रहने के लिए बोलते हैं और फिर मुस्कुराते हुए बोल उठे, हमें गर्व है कि मी ओम जोशी परिवार के साथ जुड़े हैं, लेकिन इनकी जीत पूरी तरह से इनकी रहेगी। जोशी परिवार हमेशा ही अपने पार्टनर्स और साथियों को बराबर का हलक और प्रोत्साहन देता है, इसलिए ये जेड मी ओम का ही रहेगा। और दूसरी बात, आज मैं आप सबके सामने जोशी जेड इंडस्ट्री के 45% शेयर मी के नाम करता हूं और इसी के साथ मी ओम आज से जोशी इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। उद्धरण चिन्ह। मी जोशी की बात सुनते ही सभी लोग हैरान रह गए। 45% शेयर? कौन है ये लड़का? क्या तुमने इसके बारे में कुछ सुना है क्या? उद्धरण चिन्ह। आखिर मी जोशी एक लड़के को अपनी आधी संपत्ति कैसे दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है ये मी जोशी का कोई सीक्रेट वारिश होगा जो अंधेरे से सब कुछ हैंडल कर रहा होगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन यार वो कितना हैंडसम है ना। हाँ यार, काश किसी तरह इसे मैं पता लूं और इसके बच्चे की मां बन जाऊं। उद्धरण चिन्ह। जो भी हो, लड़के की किस्मत खुल गई हम। उद्धरण चिन्ह। आर ये कंपटीशन तो लाइव है, लड़का पूरी दुनिया में फेमस हो गया। CH205 मौसम है जलन का। ओम रातों रात मीडिया की नजरों में आ चुका था। हर टीवी पर, न्यूज में, पेपर्स की हेडलाइंस में और सोशल मीडिया की ब्राउजिंग में हर जगह लोग एक नए चेहरे को पसंद करने लगे थे। एक ऐसा लड़का जिसका ना कोई बैकग्राउंड था और ना ही कोई बड़े परिवार से ताल्लुकात, लेकिन फिर भी उसने आज दुनिया के सामने इतिहास रच दिया था। दुनिया का सबसे बड़ा और एक रेड जेड ढूंढ निकाला था। इतना नहीं अब ओम की गिनती अमीरों में होने लगी थी। लड़कियां तो ओम को देखे थकती नहीं थी, उनके मन तो ओम वही लड़का है जिसे वे अपने सपनों में घोड़े लिए दौड़ता देखती है। ओम का परिवार भी साथ मिलकर खुशी से ओम को टीवी पर देख रहे थे। अंशिका और उसका परिवार भी इस समय ओम को ही न्यूज में देख रहे थे। मैं जानता था ये लड़का एक दिन अपने नाम का झंडा गाड़ देगा। उद्धरण चिन्ह। ओम को देख मेयर ने चिल्लाते हुए कहा। वही काठवानी भी ओम की तारीफ के पल बांधे जा रहे थे। लेकिन इस समय अंशिका, सीमा और सुप्रिया तीनों ही खुश नहीं थी, क्योंकि न्यूज में वे तीनों ही दो लड़कियों को बार बार ओम के पास मंडराती हुई देख रही थी और उन तीनों को फिक्र थी कि पहले से उन तीनों के कंपटीशन में कोई था, ऊपर से 2 नए एनरोलमेंट भी आ गए थे। तीनों ही जेलसी में जली जा रही थी। दूसरी ओर विपुल भी आदि और दूसरे एक अनजान लड़के के साथ अपने ठिकाने पर कुछ काम में लगा हुआ था। वे बार बार एक आग में अपने हाथों को यहां से वहां करते हुए कुछ करने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन मानो वह जो करना चाहता था उसमें उसे कई बार नाकामयाबी मिली हो। इस तरह से उसके चेहरे की थकान और नाराजगी बयां कर रही थी। लेकिन तभी अपने मोबाइल में घुसे पड़े आदि ने चिल्लाते हुए कहा, ओ भाई साहब, सर जी आपका बेटा तो छा गया। उद्धरण चिन्ह। अपने बेटे के बारे में सुनते ही विपुल की सारी थकान गायब हो गई और उसने खड़े होते हुए आदि के पास आते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ मेरे बेटे को? उद्धरण चिन्ह। अरे यार चाचा, कुछ नहीं हुआ आपके बेटे को, खुश हो लो, आपके बेटे ने इस दुनिया में कुछ इतिहास रचा है। कोई रेड जेड ढूंढ निकाला है, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा रेड जेड। इस वक्त जहां देखो वहां ओम ही ओम हो रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि कौन है ये ओम आखिर। और दूसरे लड़के को देख, और भाई पता है साला लड़कियों में अपने से भी ज्यादा मशहूर है। पागल हो रही है ओम के लिए। पता है क्या कहती है? कहती है, ओएमजी ये लड़का तो सच में कितना हैंडसम है, कोई मेरी इससे मुलाकात करवा दो। अरे पागलों सा बिहेव करती है। यहाँ तक कि कोई कोई तो कहती है उसे ओम के बच्चे की मां बनना है। भाई चाचा का लड़का अपने से ज्यादा फेमस है। उद्धरण चिन्ह। आदि ने मजाक करते हुए कहा, लेकिन तभी विपुल ने आदि के हाथ से मोबाइल ले लिया और फिर अपने बेटे को देख इमोशनल होकर मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे थे। तभी आदि ने देखा कि विपुल इस समय अपने बेटे को देख रहा है।
तो उसे एहसास हुआ कि विपुल और ओम का आमना सामना कभी हुआ ही नहीं, इसलिए उसे अपने बेटा कैसा दिखता है इस बारे में तो पता ही नहीं। ये एहसास होते ही आदि ने तुरंत ही अपने मोबाइल में वीडियो को स्टॉप कर दिया और ओम की फुटेज को जूम करते हुए विपुल को दिखाते हुए कहा, लो चाचा, देख लो अपने बेटे को जी भर के। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल मुस्कुराते हुए वो उस दूसरे आदमी के पास चला गया जो कि वही थोड़ी दूर पर दीवार के सहारे बैठा था। उसके पास जाकर उसी के बगल में बैठ मजाकिया अंदाज में आदि बोल उठा, सही में यार इस चाचू का लौंडा दिखने में काफी हैंडसम है। अगर वो अपने साथ हो तो भले ही मैं इतना सुंदर हूं पर वो साला अपने पर भरी पड़ेगा। लेकिन तू क्यों अपना चेहरा नहीं दिखाता, दिखाना सेल कैसा लगता है तू। मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है तेरे इस मास्क के पीछे। तभी वह लड़का आदि को रोकते हुए बोल उठा, अभी नहीं। वही दूसरी ओर विपुल अपने बेटे ओम को देख इमोशनल हो चुका था। वह अपने हाथों से ओम के फोटो को छूते हुए बोल उठा, अपनी माँ जैसे दिखते हो और कुछ कुछ मुझ जैसे भी। मेरे बेटे खुश रहना बस। ऐसा नहीं था कि सभी लोग ओम के इतिहास रचने की वजह से खुश थे, कई लोग खुश नहीं भी थे। लेकिन फिर भी ओम फेमस हो चुका था। कंपटीशन के खत्म होते ही ओम वापस सनाया, मी, इंद्रजीत और विराज के साथ होटल आ गया। वहीं से वे लोग कुछ फॉर्मेलिटीज खत्म कर उसी रात प्लेन से वापस ओम के शहर आ गए। क्योंकि ओम विराज के साथ दिल्ली गया था, वो वापस भी विराज के घर ही आया था क्योंकि उसकी कार वही थी। घर पे आते ही मी, इंद्रजीत ने ओम को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिए और फिर ओम का धन्यवाद किया, जिस पर ओम शांत रहकर हॉल के बीचों बीच खड़ा रह गया। उसे इस तरह से उदास खड़ा देख मी, इंद्रजीत ने हैरानी से ओम से पूछा, क्या हुआ ओम, कुछ हुआ है क्या। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन सनाया और विराज भी हैरान रह गए। वे दोनों ही ओम को देखने लगे जबकि ओम मी, इंद्रजीत की बात सुन उदासी से मुस्कुराने लगा और फिर बड़ी ही नम आवाज में बोल उठा, सर आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। थोड़ा पर्सनल है तो बुरा तो नहीं मानेंगे। उद्धरण चिन्ह। मी, इंद्रजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पूछो ना बेटा, तुम्हारी किसी भी बात का मुझे बुरा नहीं लगेगा। उद्धरण चिन्ह। आप औरतों के बिजनेस करने से इतना चिढ़ते क्यों है, मेरा मतलब आपकी पोती के अपने कारोबार में ध्यान देने से क्यों नाराज है। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुनते ही मी, जोशी, विराज और सनाया तीनों ही हैरान रह गए। हालांकि मी, जोशी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन फिर भी उनके पास ओम को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। इसी वजह से ओम ने सीरियस टोन में बात करते हुए कहा, सर मैं बस एक सलाह देना चाहूंगा। हालांकि छोटा होने के नाते मेरा कोई हक तो नहीं बनता, लेकिन सर आपकी पोती शेरनी है और याद रखिए एक लड़के को भी जन्म मां देती है। दुनिया के सबसे महान और चमत्कारी भगवान श्री कृष्णा भी मां की कोख से पैदा हुए थे। वे इज्जत करते थे मां की, स्त्री की, कन्या की, और आप लोग आज के जमाने में भी एक लड़की के काम करने से नाराज है। क्या यही है जोशी परिवार की परंपरा। आपकी पोती मेहनती है, मैं जरूर कहूंगा कि उसे विराज के बराबर ही मौका दिया जाए। बाकी आपका परिवार है, आपका फैसला, मैं चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल ओम वहां से निकल पड़ा। वही दूसरी ओर मी, जोशी अपनी पोती को देखने लगे और वही ओम को खुद के लिए स्टैंड लेता देख सनाया इस वक्त अपने दिल में किसी हलचल की वजह से ओम को जाते हुए देख रही थी। एक तरफ ओम के आसपास खुशियों की लहर उठी हुई थी कि वही दूसरी ओर पाताल लोक में उस समय तक्षक और महिषासुर दोनों ही ज्वालामुखी की तरह जल रही गुफाओं की में घूम रहे थे। तक्षक महिषासुर के साथ आगे बढ़ते हुए चिढ़ते हुए बोल उठा, हमें इस इलाके में क्यों लाए हो। उद्धरण चिन्ह। तक्षक की बात सुन महिषासुर ने बड़े ही विनम्र अंदाज में कहा, महाराज अब जब बादलोक और सभी प्रजातियों के मुखिया को हमारे बारे में पता चल ही चुका है और अवश्य ही वे लोग भी हमसे मुकाबला करने जोश से तैयारी कर रहे होंगे, और मुझे लगता है हमें उन्हें तैयार होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तक्षक महिषासुर की बात सुन अजीब तरह से उसे देख बोल उठा, वह अच्छा सोच लेते हो, अब जरा हमें ये भी बताओ कि ये करोगे कैसे। तक्षक का सवाल सुन महिषासुर उन्हें 3 गुफाओं के सामने रोककर मुस्कुराते हुए बोल उठा, तबाही मचाकर। उद्धरण चिन्ह। CH-206 तबाही की चाल। मुझे लगा तुम भी कुछ कहना चाहोगी। वक्त कम है मी, दीपक का जेल में पत्थर तोड़ने के लिए इंतजार किया जा रहा है। रावी की बात सुन सनाया 2 पल के लिए तो हैरान रह गई, लेकिन फिर जोश के साथ दीपक के सामने आए और उसे देख उसकी हालत पर मुस्कुराने लगी। क्या कहूं मैं तुम्हें, तुम तो अब मेरी गाली के लायक भी नहीं रहे। जब तुमने मुझे छोड़ा मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तुम वापस जरूर आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। तुम्हारी वजह से मैंने मर्द जात से नफरत करना शुरू कर दिया और तुम कौन सा मुझे छोड़कर किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ काम करने लगे थे। हम, शर्म आती है तुम पर कि लड़की से नफरत करने के बाद भी कुछ चंद पैसों के लिए दूसरी लड़की के नीचे ही काम किया, या फिर तुम ये सोच रहे थे कि मेरी तरह रावी को भी पटा लोगे और उससे उसकी जायदाद हड़प लोगे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल सनाया दीपक को देख चिढ़ते हुए आगे बोली, ये आज का जमाना है मी, दीपक ढोलेरा, यहाँ लड़का लड़की नहीं देखते, यहाँ बस आपका काम देखा जाता है, और सच खून तो तुम मर्दजात पर लगा बहुत ही बड़ा कलंक हो, पता है क्यों। भगवान खुद भी औरतों को अपने समान रखते थे, अपने पीछे अपनी माँ का नाम लगाते थे, अपनी पत्नी के साथ मिलकर वे प्रसिद्ध हुए और अपनी पत्नी के साथ से वे पूर्ण हुए, इसीलिए वो भगवान कहलाए। तो तुम तो एक आम आदमी हो, इतना घमंड किस बात का। हम। उद्धरण चिन्ह। सनाया उस समय लड़की होने की वजह से अपने साथ हुए अन्याय की भड़ास दीपक पर निकाल रही थी, लेकिन वह इस समय अपने परिवार को भी सुना रही थी, और इस चीज का पता मी, इंद्रजीत को भी लग जाता है, और इसी वजह से वे अपना सिर उदासी से नया में हिलाते हैं। लेकिन उसी वक्त सनाया ने आगे बढ़ते हुए कहा,
कुछ चंद पैसों के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया और कुछ चंद पैसों के लिए तुमने अपने ईमान को भी छोड़ दिया। हालांकि तुम्हारा लालच आज तुम्हें ले डूबा, लेकिन शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारी वजह से मुझे लड़की बनकर इस दुनिया में सबके सामने लड़ने की, सबके आगे अपने दम पर खड़े रहने की ताकत मिली। मेरे अंदर की शक्तियों को मैं जान पाए। इतना ही नहीं, तुम्हारी वजह से आज मैं फिर एक बार मर्दों पर भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि आज मुझे इस खोखले मर्दों की भीड़ में एक ऐसा इंसान दिखा जो सच में सही मायने में मर्द है। अपने इन वाक्यों को खत्म कर सनाया ओम की ओर नर्म भाव से देखती है और फिर बोल उठी, मी ओम, आज तक की गई मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कीजिएगा, मेरे रुड बिहेवियर के लिए भी। कारण बस यही था कि मेरे दिमाग में जाके हर लड़का, हर मर्द औरत को अपने से तुच्छ समझता है। लेकिन आप सबसे अलग है। आपने आज जो बातें औरतों के माँ में कही, उन्हें समझा। वे बातें बस एक सच्चा मर्द ही समझ सकता है। आपने साबित कर दिया कि असली मर्द आज भी है दुनिया में। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन ओम हल्का सा मुस्कुराते हुए और सबकी ओर देख अपना सिर हाँ में हिलाता है। उसके बाद वापस से गुस्से भरी नजरों से दीपक को देखते हुए सनाया ने दीपक को पकड़े हुए गार्ड से कहा, सर प्लीज जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से ले जाए, जेल में काफी सारे काम है इनके करने के लिए। और मी दीपक ढोलेरा मजे करना जेल की चार दीवारी में। सनाया के बात खत्म करते ही गार्ड दीपक को लेकर जाने लगे। तब दीपक सनाया से भीख मांगते हुए बोल उठा, सनाया प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मैं जानता हूँ कि मैं अब भी तुम्हारे दिल में बसता हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, मैं जिंदगी भर तुम्हारे कदमों में बिछ के रहूंगा, प्लीज मुझे बचा लो। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार, मैं जेल में नहीं जाना चाहता। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वह कुछ भी आगे बोले उससे पहले ही गार्ड्स उसको लेकर वहां से चल दिए। उसके बाद सभी लोग उस घटना के बारे में ही बात करने लगे, लेकिन फिर रावी ने सबके सामने ऐलान करते हुए बोल उठी, हेलो एवरीवन, प्लीज अटेंशन, अब इस कंपटीशन का विजेता घोषित करने का वक्त आ चुका है। सभी लोग रावी की ओर अपना ध्यान देते हैं। तभी खुशी से ओम की ओर अपना हाथ बदजाते हुए रावी ने कहा, आज के इस कंपटीशन के विजेता है जोशी कंपनी की ओर से मी ओम आहूजा। कंग्रेचुलेशंस मी ओम और जोशी परिवार, आपने न सिर्फ आज ये कंपटीशन जीता है, लेकिन मी आज एक इतिहास भी बना चुके हैं। उन्होंने आज तक का सबसे बड़ा हाई क्वालिटी जेड ढूंढ के निकाला है। अवश्य ही ये जेड मी ओम के नाम पर रजिस्टर होगा और इसके हकदार भी मी ओम ही होंगे। साथ मी ओम को इस कंपटीशन में जीतने के लिए जेड ऑर्गेनाइजेशन की वीवीआईपी मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए मिलेगी और साथ ही 50 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। इतना ही नहीं, लेकिन साथ ही मी दीपक ढोलेरा को पकड़ने और उन्हें पुलिस के हवाले करने के लिए उन्हें दीपक ढोलेरा के नाम राखी सारी जायदाद और मुफ्रा में दीपक के नाम के सारे शेयर के हकदार भी मी ओम होंगे। उद्धरण चिन्ह। रावी की बात सुन सभी लोग खुशी से ताली बजाने लगे। तालियों की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी थी। सभी लोग ओम को देखने के लिए तरस रहे थे। वहीं ओम था कि विराज और मी इंद्राजीत के बीच में खड़ा मुस्कुराए जा रहा था। जैसे ही रावी ने उसे विनक घोषित किया, ओम तुरंत ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा। उसे अपना पास्ट याद आ गया, जब उसने कसम खाई थी कि जब वो मरेगा तो लोग उसे याद रखेंगे। उसे याद आने लगा कि कैसे एक समय लोगों को उसके होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता था और आज इतने सारे लोग उसे जानते थे। ओम ने तुरंत ही रावी के पास जाकर एक बड़ा सा कवर उसके हाथ से लिया और फिर जब वह वापस अपनी जगह जाने लगा तो उसी वक्त में इंद्राजीत उनके पास आए और उन्होंने भी उससे हाथ मिलाया। तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी और तभी रावी ने ओम से कहा, मुबारक हो मिस्टर ओम, आप अब हमारे पार्टनर बन गए। अब तो मिलना जुलना होता रहेगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी ओम उन्हें कुछ जवाब दे उससे पहले ही मी इंद्रजीत रावी से स्नाया के पास जाकर खड़े रहने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। रावी ओम को देख अजीब तरह से मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगती है। उसके बाद मी इंद्रजीत सभी लोगों को शांत रहने के लिए बोलते हैं और फिर मुस्कुराते हुए बोल उठे, हमें गर्व है कि मी ओम जोशी परिवार के साथ जुड़े हैं, लेकिन इनकी जीत पूरी तरह से इनकी रहेगी। जोशी परिवार हमेशा ही अपने पार्टनर्स और साथियों को बराबर का हलक और प्रोत्साहन देता है, इसलिए ये जेड मी ओम का ही रहेगा। और दूसरी बात, आज मैं आप सबके सामने जोशी जेड इंडस्ट्री के 45% शेयर मी के नाम करता हूं और इसी के साथ मी ओम आज से जोशी इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। उद्धरण चिन्ह। मी जोशी की बात सुनते ही सभी लोग हैरान रह गए। 45% शेयर? कौन है ये लड़का? क्या तुमने इसके बारे में कुछ सुना है क्या? उद्धरण चिन्ह। आखिर मी जोशी एक लड़के को अपनी आधी संपत्ति कैसे दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है ये मी जोशी का कोई सीक्रेट वारिश होगा जो अंधेरे से सब कुछ हैंडल कर रहा होगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन यार वो कितना हैंडसम है ना। हाँ यार, काश किसी तरह इसे मैं पता लूं और इसके बच्चे की मां बन जाऊं। उद्धरण चिन्ह। जो भी हो, लड़के की किस्मत खुल गई हम। उद्धरण चिन्ह। आर ये कंपटीशन तो लाइव है, लड़का पूरी दुनिया में फेमस हो गया। उद्धरण चिन्ह। ओम रातों रात मीडिया की नजरों में आ चुका था। हर टीवी पर, न्यूज में, पेपर्स की हेडलाइंस में और सोशल मीडिया की ब्राउजिंग में हर जगह लोग एक नए चेहरे को पसंद करने लगे थे। एक ऐसा लड़का जिसका ना कोई बैकग्राउंड था और ना ही कोई बड़े परिवार से ताल्लुकात, लेकिन फिर भी उसने आज दुनिया के सामने इतिहास रच दिया था। दुनिया का सबसे बड़ा और एक रेड जेड ढूंढ निकाला था। इतना नहीं अब ओम की गिनती अमीरों में होने लगी थी। लड़कियां तो ओम को देखे थकती नहीं थी। उनके मन तो ओम वही लड़का है जिसे वे अपने सपनों में घोड़े लिए दौड़ता देखती है। ओम का परिवार भी साथ मिलकर खुशी से ओम को टीवी पर देख रहे थे। अंशिका और उसका परिवार भी इस समय ओम को ही न्यूज में देख रहे थे। मैं जानता था ये लड़का एक दिन अपने नाम का झंडा गाड़ देगा।
उद्धरण चिन्ह। ओम को देख मेयर ने चिल्लाते हुए कहा। वही काठवानी भी ओम की तारीफ के पल बांधे जा रहे थे। लेकिन इस समय अंशिका, सीमा और सुप्रिया तीनों ही खुश नहीं थी, क्योंकि न्यूज में वे तीनों ही दो लड़कियों को बार बार ओम के पास मंडराती हुई देख रही थी और उन तीनों को फिक्र थी कि पहले से उन तीनों के कंपटीशन में कोई था, ऊपर से 2 नए एनरोलमेंट भी आ गए थे। तीनों ही जेलसी में जली जा रही थी। दूसरी ओर विपुल भी आदि और दूसरे एक अनजान लड़के के साथ अपने ठिकाने पर कुछ काम में लगा हुआ था। वे बार बार एक आग में अपने हाथों को यहाँ से वहां करते हुए कुछ करने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन मानो वह जो करना चाहता था उसमें उसे कई बार नाकामयाबी मिली हो। इस तरह से उसके चेहरे की थकान और नाराजगी बयां कर रही थी। लेकिन तभी अपने मोबाइल में घुसे पड़े आदि ने चिल्लाते हुए कहा, ओ भाई साहब, सर जी आपका बेटा तो छा गया। उद्धरण चिन्ह। अपने बेटे के बारे में सुनते ही विपुल की सारी थकान गायब हो गई और उसने खड़े होते हुए आदि के पास आते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ मेरे बेटे को? उद्धरण चिन्ह। अरे यार चाचा, कुछ नहीं हुआ आपके बेटे को, खुश हो लो, आपके बेटे ने इस दुनिया में कुछ इतिहास रचा है। कोई रेयर जेड ढूंढ निकाला है, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा रेयर जेड। इस वक्त जहां देखो वहां ओम ही ओम हो रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि कौन है ये ओम आखिर। और द ए मुकाबला करने जोश से तैयारी कर रहे होंगे और मुझे लगता है हमें उन्हें तैयार होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तक्षक महिषासुर की बात सुन अजीब तरह से उसे देख बोल उठा, वह अच्छा सोच लेते हो, अब जरा हमें ये भी बताओ कि ये करोगे कैसे? तक्षक का सवाल सुन महिषासुर उन्हें 3 गुफाओं के सामने रोककर मुस्कुराते हुए बोल उठा, तबाही मचाकर। उद्धरण चिन्ह। CH-207 तूफान के पहले की शांति। कंपटीशन से ओम वापस घर आ चुका था। काफी दिन हो चुके थे और ओम की जिंदगी सामान्य से ज्यादा ही शांत थी। पिछले 15 दिनों में ओम की या उसके आसपास के लोगों की जिंदगी में कोई भी हलन चलन नहीं मच रही थी, न ही ओम की जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आ रहे थे। हालांकि ओम खुद भी इस समय मुसीबतों से दूर ही रहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ओम अरावली के उन पहाड़ों की सारी जानकारी ढूंढने में लगा हुआ था। उसके मन में अब जल्दी से अपने दादाजी को ढूंढने जाने की तलब मची हुई थी। लेकिन हाँ, ये बात भी बहुत अजीब थी कि इतने दिनों में ओम किसी भी तरह की परेशानी में नहीं गिरा था। ये हाल सिर्फ ओम के साथ नहीं था, बार बार जमीन के भीतर से झटे अनुभव करने वाले बदलों के सिपाहियों और उनके साथ मिले हुए कई सारी प्रजाति के मुखियाओं को भी वातावरण हद से ज्यादा शांत नजर आ रहा था। विपुल और उसके साथ में फिर रहे दोनों लड़कों को भी यही लग रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हवाएं बहुत ही शांत थी। लेकिन किसी को भी वह हवाएं खुशी नहीं दे रही थी, बल्कि दे रही थी एक अजीब डरावना अनुभव, एक अजीब सा घबराहट का एहसास। वहीं दूसरी ओर बादलों की एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े खड़े गुरु धूमकेतु आसमान में हवाओं के रुख को महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता मंडरा रही थी। वे बार बार एक ओर से दूसरी ओर देख रहे थे, अपने चेहरे पे गंभीर भाव को लिए और अपने हाथ को पीछे बांध खड़े वे बस आसमान को घूरे जा रहा था। तभी श्रीमान काकभूषण उनके पास उस पहाड़ी को चढ़ते हुए थक हार कर बोल उठे, अरे तुम्हारी बूढ़ी हड्डियां आखिर इस बड़े से पहाड़ के ऊपर चढ़ कैसे गई? और अगर तुम्हें अपनी सदी हुई बूढ़ी हड्डियों पर इतना ही नाज था तो भी मुझ जैसे बुढ़े जीव का भी सोच लेते कि मैं कैसे चढ़ता इतनी चढ़ाई को। उद्धरण चिन्ह। श्रीमान काकभूषण जी, इस बात से आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। जो समय में आर पार हो सकता है, जिसके शरीर को भी पलक झपकते ही समय जवान या बूढ़ा कर दे, उनकी बूढ़ी हड्डियां कैसे हो सकती है? काकभूषण को देख मुस्कुराते हुए धूमकेतु ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें इस तरह से मुस्कुराते हुए देख काकभूषण भी विनम्रता से बोल उठे, तुम अगर चाहो तो तुम्हारी हड्डियों को जवान कर सकता हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं, मैं जिंदगी को इतना लंबा भी नहीं जी सकता, मुझे मोक्ष की जरूरत है। काकभूषण धूमकेतु का ये जवाब सुन उसे गंभीर नजरों से देखता है, फिर मुस्कुराते हुए सामने की ओर देख बोल उठे, अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त इस पर्वत पर इस तरह से चिंतातुर होकर खड़े रहने का क्या मतलब है? जानते हो नीचे बैठे सिपाही बोल रहे हैं कि देखो ऊपर वो बुढ़ा आदमी रो रहा है, शायद वो तो मैंने उन्हें डांट दिया कि वो आदमी रोता नहीं कभी। उद्धरण चिन्ह। वैसे रोना कोई बुरी बात नहीं होती, और खुद को इतनी सजा भी मत दो, भी अपने पोते से मिलकर अपने दिल की बात कहना भी बुरा नहीं होता। क्या पता तुम्हारी इस बूढ़ी जान को ये मौके बार बार ना भी मिले। आखिर युद्ध में सेनापति हो तुम और ये भी जानते हो कि मुझे मीठे बोल बोलना पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह। काकभूषण की बात सुन धूमकेतु उसकी ओर मुस्कुराते हुए देख बोल उठे, हम महान समयवाहक, आप अच्छे से जानते हैं कि मुझे अपने भविष्य के बारे में नहीं जानना है। मैं उससे अनजान रहकर ही आगे बढ़ना पसंद करूंगा, वरना जिंदगी में रंग ही कहां बचेंगे। उद्धरण चिन्ह। धूमकेतु की इस तरह की बातें काकभूषण को बुरा लग रहा था, क्योंकि वे न जाने धूमकेतु के साथ समय की यात्रा में इस तरह की बातें कितनी हजारों बार कर लिए थे और हर बार धूमकेतु का बस एक ही समान जवाब मिलता था। तभी धूमकेतु गंभीर होकर बोल उठे, गुरुदेव, हवाएं थम सी गई है, मानो लग रहा हो नीरव शांति हो चुकी हो। अनंत शांति। धूमकेतु की बात सुन काकभूषण ने कहा, हर शांति आनंद की शांति नहीं होती मेरे प्यारे शिष्य। जानता हूं कि ये शांति आनंद की नहीं है, ये थमी हुई हवाएं और ये शांति इसी भयानक तूफान आने के संदेश दे रही है। मैंने देखा है हर जगह इस समय शांति मची हुई है, न पाताललोक में कोई हलन चलन है, न ही जमीन के ऊपर ऐसा लग रहा हो मानो जिंदगी के सुवर्ण पल हो। लेकिन ये शांति मुझे घबराहट दे रही है, मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे भीतर का गुस्सा छील रहा है बाहर निकलने को। उद्धरण चिन्ह। धूमकेतु ने आसमान की ओर देख गंभीरता से कहा। तभी काकभूषण कुछ पल के लिए शांत हो गए। उन्होंने उस शांत वातावरण को महसूस किया और फिर उदासी से धूमकेतु को देख नम आवाज में कहा,
मैंने कई बार रामायण देखी है, महाभारत भी। विष्णु भगवान के भिन्न भिन्न प्रतिभा वाले दोनों रूपों को देखा है मैंने, अवश्य ही वो मेरे जीवन के पावन क्षण थे। लेकिन धूमकेतु, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि एक शिष्य और गुरु का संबंध कैसा होता है। मैं भक्त माफक भक्ति तो जानता था, लेकिन तुम मेरे जीवन में दोस्ती का महत्व लाए। मेरे लिए मित्र और मेरे प्रिय शिष्य, हम दोनों ने जो एक गुरु और शिष्य के रूप में और एक मित्र के रूप में जो समय साथ में बिताया है, वो खास है और हमेशा रहेगा। याद रहे, अगर तुम चाहो तो मैं भगवान जी से अवश्य प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें लंबी उम्र दे। मृत्यु से मैं तुम्हें बच लूंगा, बस तुम्हारी एक आवाज काफी है। याद रखना, याद करना। उद्धरण चिन्ह। मैं किस्मत के खेल को पलटना नहीं चाहता। जानता हूं अंत में मुझे कुर्बान होना ही है। मैं एक वीर बनना ही पसंद करूंगा। मुझे लंबी उम्र की आवश्यकता नहीं है और शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे मेरी पत्नी मिली, आपकी वजह से मुझे एक सच्चा मित्र मिला। मेरे लिए भी हमारी मित्रता एवे दिन सबसे खास रहेंगे। लेकिन गुरुदेव, मैं धीरे धीरे थक रहा हूँ। मैं बहुत कुछ खो दिया है और अंत में मैं बस मेरी बीवी के पास जाना पसंद करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि उसकी गोद में मेरा सुकून है। मुझे बस आपसे एक ही वचन चाहिए। उद्धरण चिन्ह। धूमकेतु भावुक होते हुए काकभूषणी को देख उनसे हाथ जोड़ते हुए खड़ा रहा। तभी काकभूषणी ने भी अपनी आंखों में आंसू लिए उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, बोलो मित्र, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मित्र, बस मेरे पोते को। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी धूमकेतु अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही धरतीलोक पर एक विशाल धमाका हुआ, जिससे एक पल के लिए बादलों भी डगमगा गया। ये भूकंप अनुभव करते ही धूमकेतु तुरंत ही घबराते हुए अपने सामने कोई मंत्र बोलते हैं, जिससे कि एक विशाल आईने जैसा कुछ प्रकट होता है, जो बादलों के लिए धरतीलोक पर चल रही हलनचलन को देखने के लिए किसी टीवी जैसा काम करता था। और जब धूमकेतु ने उस आईने में देखा तो डर के मारे उसके माथे से पसीना बहने लगा और उसकी आंखें डर और हैरानी से खुली की खुली रह गई। CH-208 महिषासुर की चाल। कुछ रात पहले पाताल लोक में महिषासुर और तक्षक दोनों ही जब पाताल लोक की कुछ लाल और जलती गुफाओं में घूम रहे थे, तब महिषासुर ने तक्षक को धूमकेतु और उसकी सेना की तैयारियों को रोकने की अपनी योजना बताई, जो सुन तक्षक काफी खुश हो गया था। वह महिषासुर को शाबाशी देकर अपने किले की ओर वापस चल दिया और वही महिषासुर उसे गुस्से से देख उन गन गुफाओं में से एक गुफा में घुस गया। भीतर घुसते ही उसे किसी के गुस्से से चिल्लाने की आवाज आई, तुम हमारी गुफा में क्या कर रहे हो धोखेबाज राक्षस, हमारे स्थान से बाहर निकलो। इतने गुस्से से भरी दहाड़ हो सुन के बाद भी महिषासुर जो का त्यों था, उसने अपने सामने आगे बढ़ रहे एक अजीब से अंधेरे को देखा और फिर हंसते हुए कहा, अपनी आवाज नीचे रखो, तुम गुलाम हो और महाराज बलि की अनुपस्थिति में मैं तुम्हारा राजा हूँ, याद रहे। और जानते हो ना, मेरी आज्ञा का पालन न करने की सजा। उद्धरण चिन्ह। तभी महिषासुर की बात सुन भीतर से कुछ लोगों की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। उनमें से फिर एक आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, हा 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 हा, महिषासुर, तुम चुटकुले आचे सुनाते हो, खुद राजा कहते तुम्हारी जीभ कट क्यों नहीं गई। तुम लानत है महिषासुर, जिसे महाराज बलि ने अपनी गैरहाजिरी में पूरे राक्षसलोक पर राज करने की जिम्मेदारी दी। नामुराद कही के युग ने उन्हें ही धोखा दिया, एक बाहर वाले को राक्षस लोक की गद्दी पर बैठा दिया और खुद उस राक्षस के तलवे चाट रहे हो। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना कुल भाई कहते हुए भी। हमसे कुछ भी उम्मीद ना रखो और अपने पैरों को वापस उसी दिशा में ले जाओ जहां से आए हो। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की बातें सुन महिषासुर गुस्से से अपने सामने काले अंधेरे को देखने लगा। उसने तुरंत ही गुस्से से अपने कदमों को आगे बढ़ाया और उस काले अंधेरे जैसे गोले में घुस गया। वह इस तरह से उस गोले में घुस गया था मानो किसी दूसरों दुनिया के द्वार खुले हो और महिषासुर उसमें चला गया हो। उस गोले के भीतर जाते ही महिषासुर ने एक भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि उस गोले के भीतर जमीन के बहुत गहराई में लावा की अंडी बह रही थी, जिसमें हर कुछ पल में आग की लहरें उछलती और एक बड़ा सा धमाका होता। वहीं उस नदी में कुछ बहुत ही लंबे लंबे पत्थर थे जो कि किसी स्तंभ की तरह लग रहे थे। उन्हीं सभी स्तंभ में 3 स्तंभों पर कुछ जीव विराजमान थे, जिनमें से एक हरे रंग की औरत थी जिसका शरीर पूरी तरह से भद्दा हरा था, जगह जगह फटे हुए वस्त्र पहने हुए थे और उसके माथे पर एक अजीब तरह की हड्डियों की रिंग फनी हुई थी जो कि उसके ताज जैसा लग रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पैर नहीं थी, लेकिन उसके पैरों के बदले केकड़े का आधा शरीर था। केकड़े की तरह ही तिरछे डंक थे उस औरत के, साथ ही उसके मुंह के 2 दांत राक्षसों की तरह बाहर निकल रहे थे। दिखने में किसी हसीना थी, लेकिन राक्षसी हसीना थी, जिसके अगल बगल में कुछ छोटे मोटे कीड़े उड़ रहे थे। और वह औरत थोड़ी थोड़ी देर में अजीब अपने मुंह से एक लंबी सी जीभ निकलती और उन कीड़ों में से किसी कीड़े को अपनी लंबी सी जीभ से पकड़ के खा जाती और फिर सामने देख अजीब तरह से मुस्कुराने लगती। वही दूसरी ओर एक हट्टा कट्टा आदमी था जो दिख तो बिल्कुल इंसानों जैसा ही रहा था, लेकिन मानो वो कोई जंगली इंसान हो, इस तरह से उसके बाल बड़े थे। उसकी दोनों बाहों पर अजीब से पत्थर से बने तावीज बांध रखे थे और उस आदमी के बाल बहुत ही लंबे थे। साथ ही उस आदमी ने कमर से नीचे एक भूखरे रंग की पुराने जमाने की तरह धोती से बने पेन पहन रखी थी। उसने अपने दोनों बाहों को एक दूजे से बांध रखा था और गुस्से से नीचे खड़े महिषासुर को घूरे जा रहा था। और इन दोनों अजीब प्राणियों के बीच एक और आदमी था जो कि दिखने में पूरी तरह से भूखरे रंग का था। बड़े लंबे और तीक्ष्ण कान, सफेद आंखें, कानों में पत्थर और कुछ रंगबेरंगी बेलों से बड़ी बालियां, किसी शाही इंसान के जैसे धोती के कपड़े से बने उसके कपड़े और हाथ में बस एक छोटा सा खंजर लिए वो आदमी भी मुस्कुराते हुए महिषासुर को घूरे जा रहा था। उन्हें देख मुस्कुराते हुए और उन्हें नमन करते हुए महिषासुर ने कहा,
कीड़ों की रानी जीवनशिनी, बल का महारथी बलासुर और उन दोनों के बड़े भाई और सबसे शक्तिशाली बर्फ की ताकत के मालिक व्योमासुर को और मेरे बड़े कुल भाई बहन को क्रूर महिषासुर का नमन, मेरा सलाम स्वीकार करे। महिषासुर की इस हरकत को देख व्योमासुर ने अपने हाथ में पकड़े खंजर को गुस्से से तुरंत ही महिषासुर की ओर फेंका और वह खंजर महिषासुर के कान से होते हुए निकल गया और मुड़कर वापस व्योमासुर के हाथों में आ गया। उस खंजर की वजह से महिषासुर के कान से खून बहने लगा, लेकिन महिषासुर बस व्योमासुर को एक नजर से देखने लगा। तभी गुस्से से चिल्लाते हुए व्योमासुर अपनी जगह से खड़ा होकर बोल उठा, तुम जो भी चाहते हो मैं नहीं करूंगा, मैं महाराज बलि का वफादार रहना पसंद करूंगा और जबकि उन्होंने अपने आने तक कुछ भी करने के लिए मना किया है, मैं उनके आदेश का पालन करूंगा। आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो महिषासुर? तुम महाराज के वफादार में से एक थे, अब उनके जाने के बाद इस तरह से उन्हें धोखा क्यों दे रहे हो तुम आखिर? उद्धरण चिन्ह। व्योमासुर की बातें सुन महिषासुर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हाँ था मैं वफादार, लेकिन खुद से सवाल करो, क्या महाराज बलि राक्षसों से वफादार थे? मेरे हिसाब से कभी नहीं थे। वे राक्षसों के राजा बनने के लायक भी नहीं थे और नया ही एक राक्षस कहलाने के लायक थे। इतनी सदियों में उन्होंने क्या किया? उनके पास ताकत थी देवलोक को अपने कदमों में ले आने के, उन देवों को अपने कदमों में गिराने की, लेकिन उन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों को, गरीबों को दान दिया, हवन किया, पूरी दुनिया जीत ली और अंत में उस विष्णु की चाल में आकर उन्हें अपना जीता सब कुछ दे दिया। और हमें क्या मिला? कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। जब सब कुछ जीत सकते थे तो क्या करना था? विष्णु की बातों को मानकर एक झटके में देवलोक गया, त्रिलोक गए और पृथ्वी भी गई। हमें गुरु शुक्राचार्य की बातों को, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए और गुरुदेव ने सदैव कहा है कि देव और दानव कभी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन महाराज बाली तो दोस्त छोड़ो विष्णु के परम भक्त बन गए, हमारी पूरी जनजाति को लेकर पाताल की गहराइयों में बस गए। आप बताओ मुझे, क्या यह है राक्षसों के राज्य का राक्षसों के लिए न्याय? नहीं नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना ही नहीं, हर बार राक्षस देवों को हराते आए हैं, लेकिन अंतिम समय पर वो विष्णु बीच में आते और हम सबको छल और कपट से हरा देते और हमारे हाथ क्या लगता? कुछ भी नहीं। हमने अपने बाल पर स्वर्ग जीता, पृथ्वी जीती, त्रिलोक में हाहाकार मचाया, हमने समुद्र मंथन भी किया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। सभी वैभव देवों को मिले और हमारे प्यारे महादेव को क्या मिल? विष, और हमें फिर से ठहंगा। और विष्णु के प्यारे देवों को मिला अमृत, शक्तियां और अपना स्वर्गलोक, हमें तो वहां भी बस छल ही मिला। और अंत में उन्होंने उन अर्ध देवों को बनाया, उन्हें रहने को बादलोक, समुद्रलोक, और हमें हमें यहाँ इस ज्वालामुखी के पेटाल में भेज दिया जलकर मरने को, ताकि जब भी ये ज्वालामुखी फटे हम लोग उसमें जलकर मर जाए। विष्णु के इतना सब करने पर भी महाराज बलि उनके परम भक्त बना गए, उनकी पूजा करने लगे। अगर वे निद्रावस्था में नया जाते तो अब तक हम राक्षस मर चुके होते। इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। मैं बस यहाँ अपने कुल भाइयों से मदद लेने आया हूँ। मैं पृथ्वी और बदल लोक को जीतने जा रहा हूँ। मैं इस बार उन्हें उनकी औकात याद दिला दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी तैयारियों में बाधा डालो और उनके महत्वपूर्ण साथी को हो सके तो मार डालो। अब आप बताएं, क्या आप मेरा साथ देंगे और राक्षस प्रजाति के नए और उज्जवल भविष्य को लाने में मेरी सहायता करेंगे? उद्धरण चिन्ह। महिषासुर की बातें उन तीनों दानवों के दिल में उतर चुकी थी। महिषासुर जानता था कि उसने उन तीनों की सही राग पे वार किया था और इसी वजह से व्योमासुर ने हैरान नजरों से अपने दोनों भाई बहन को देखा और उन दोनों ने भी हैरानी में अपना सिर हिलाया और उन दोनों की राय लेकर अंत में व्योमासुर ने गंभीर होकर कहा, मुझे तुम पे यकीन नहीं है, लेकिन मेरे भाई बहन चाहते हैं कि जब तुमने गुरुदेव का नाम लिया है तो तुम पर एक बार यकीन किया जाए। तो बताओ व्योमासुर, हमें क्या करना होगा? उद्धरण चिन्ह। उन तीनों राक्षसों को अपनी बात में आता देख और काम करने के लिए तैयार देख महिषासुर ने उन्हें देख राक्षसी मुस्कान दिखाई। CH-209 खूबसूरत नहीं कामुक राक्षसी। भूकंप का दिन। बोलो मित्र, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। काकभूषणी ने जब पहाड़ की चोटी पर धूमकेतु को भावुक हुआ देखा तो वह भी भावुक होकर बोल उठे, मित्र बस मेरे पोते को। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी धूमकेतु अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही धरतीलोक पर एक विशाल धमाका हुआ, जिससे एक पल के लिए बादलों भी डगमगा गया। ये भूकंप अनुभव करते ही धूमकेतु तुरंत ही घबराते हुए अपने सामने कोई मंत्र बोलते हैं, जिससे कि एक विशाल आईने जैसा कुछ प्रकट होता है, जो बादलों के लिए धरतीलोक पर चल रही हलनचलन को देखने के लिए किसी टीवी जैसा काम करता था। और जब धूमकेतु ने उस आईने में देखा तो डर के मारे उसके माथे से पसीना बहने लगा और उसकी आंखें डर और हैरानी से खुली की खुली रह गई। धूमकेतु और काकभूषणी ने देखा कि धरतीलोक पर जापान के किसी इलाके में अचानक से ही भूकंप के झटके आने लगे थे। जमीन धीरे धीरे फटने लगी थी और देखते ही देखते एक छोटा सा गांव उस भूकंप की वजह से मिट्टी में मिल गया। धूमकेतु ने तुरंत ही उस आईने में ठीक से देखा तो उसे पता चला कि वहां लोगों की जान तो नहीं गई थी, लेकिन काफी लोग जख्मी जरूर थे। उन्होंने बिना देर किए अपनी आंखें बंद कर एक शंख को समन किया और शंख के प्रकट होते ही धूमकेतु ने उस शंख में हवा फूंकी और उससे एक तेज आवाज आई जो पूरे बादल लोक में फैल गई। सिर्फ बादल लोक में नहीं, धूमकेतु की वह फुकार इतनी ताकतवर थी कि उससे पूरे दुनिया को उस शंख का शंखनाद सुनाई दिया। पुराने जमाने से यह परंपरा थी कि एक गर्जनात्मक शंखनाद का मतलब है युद्ध का समय हो चुका है या युद्ध शुरू होगा, और धूमकेतु के इस शंखनाद का मतलब भी यही था। बादलों का हर एक सैनिक अपने अपने हथियार, ढाल और कवच के साथ तैयार होने लगे। दूसरी सभी प्रजाति के लोग भी अपनी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने लगे, लेकिन फिर भी उन सबको हमले की जगह तक पहुंचते पहुंचते देर तो लगने ही वाली थी। इसी वजह से शंखनाद खत्म होते ही धूमकेतु ने काकभूषणी को देख चिंता जताते हुए कहा, देव मुझे जाना पड़ेगा। अगर सही वक्त पर इस विनाश को नहीं रोका गया तो शायद बचाने के लिए उस गांव का कोई भी इंसान नहीं बचेगा।
मैं जानता हूं कि आप हमारी लड़ाइयों में बाधित नहीं होंगे, इसीलिए मुझे आज्ञा दे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही धूमकेतु बिना काकभूषणी की बात सुने वहां से गायब हो गया, और उसे जाता देख काकभूषणी भी उदास और आंखों में आंसू लिए बोल उठे, आज तुम जो देखोगे तुम उसे शायद टूट ही जाओगे धूमकेतु। मैं तुम्हें क्या आज्ञा दूं? उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वे आसमान की ओर उदास चेहरे से देखने लगे। वहीं दूसरी जगह जापान के उस तबाह हुए गांव के पास की बंजर जमीन इस तरह से फट रही थी मानो उसमें कुछ जमीन में रेंग रहा हो, और उसके नीचे हो रही हलचल को काफी लोग महसूस कर पा रहे थे, और उन्हें में से एक विपुल भी था। विपुल ने भी उस धमाके को महसूस किया था। वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ध्यान में चला जाता है, उसके बाद अचानक से आंख खोल देता है। उस समय उसकी आंखें में डर और गुस्सा दोनों ही दिखाई दे रहे थे। उसने तुरंत ही अपने साथ चल रहे आदि और उस दूसरे लड़के से कहा, हमें जल्दी से जापान की ओर चलना होगा, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। आदि और वह दूसरा आदमी दोनों ही हैरानी से अपना सिर हाँ में हिला देते हैं, और तीनों ही आगे की ओर तेजी से चल देते हैं। वहीं दूसरी ओर गुजरात के नजदीक आए एक छोटे से टापू पर एक पहाड़ पर लागी हुई एक रडार अचानक से ही चेतावनी के संदेश देती है, और उसी पर्वत के भीतर बनी गुफा के अंदर एक बड़ी सी इमारत बनी थी। बाहर से वो एक सामनी गुफा और एक पर्वत जैसा लग रहा था, लेकिन उसके भीतर एक भाव थी एडवांस इमारत थी जो कि रंग बिरंगी लाइट से सजी हुई थी। उसी इमारत के हेडक्वार्टर में एक ब्लैक सिपाही जैसे कपड़े पहनी लड़की तेजी से एक हॉल में जाती है और वहां काम कर रहे लोगों से चिल्लाते हुए बोल उठी, स्क्वाड, वी हैव सिचुएशन। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग लड़की की बात सुन डर के मारे उसे देखने लगते हैं, और उन सबके अलावा ओम भी था जिसने उस धमाके को महसूस किया था। यहाँ तक कि दुनिया भर की सैटेलाइट्स भी इस समय जापान के उस बंजर बने गांव के आसपास फोकस करने लगी थी। सभी न्यूज, सभी टीवी चैनल्स तैयार थे ताजा और सबको हैरान कर देने वाली एक गरम गरम खबर को लोगों तक पहुंचाने। वहीं जापान के उस ताजा बंजर बने गांव के पास फटी जमीन के भीतर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। लोगों जमीन में पड़े उस लंबी तिराड़ में उत्सुकता से देखने आ रहे थे। जापान ने तो अपनी टास्क फोर्स को भी उस जगह का मुआयना करने के लिए भेज दिया था। अचानक एक बुढ़ा सा आदमी उस बड़ी और हरी तिराड़ में देखने के लिए पास जाता है कि भीतर से हंसने की आवाजें कैसे आ रही है। साथ ही सैटेलाइट्स भी उस तिराड़ के आसपास की हलचल पर फोकस थी। साथ ही लोग भी उत्सुकता से अचानक से आए भूकंप और जमीन में बनी उस तिराड़ को जानने के लिए रोमांचित थे। जैसे ही उस बुढ़े आदमी ने उस तिराड़ के बिल्कुल करीब अपना पैर रखा कि अचानक से एक बड़ा सा केकड़े का डंक उस तिराड़ से बाहर निकला और उसने उस आदमी को पकड़ के एक ही झटके में बीच से काट दिया। वह आदमी वहीं चिल्लाते चीखते हुए पल भर में बीच से कटकर मर गया। उसका खून जमीन पर छारों और बिछ गया, और उस आदमी को जमीन पर कटा हुआ और मरा हुआ देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। लोगों के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। वे तुरंत ही चीखते चिल्लाते हुए डर के मारे उस तिराड़ से दूर भागने लगे। जो लोग इस भयानक मंजर को टीवी कर भी देख रहे थे उनकी रूह तक कांप उठी थी। लेकिन अचानक एक खूबसूरत सी औरत मनमोहक कपड़े पहने हुए खुले बालों में उस तिराड़ में से बाहर निकलती है। उसका सिर्फ कमर तक का शरीर ही उस तिराड़ से बाहर था, उसका बाकी का आधा शरीर जमीन के भीतर था और दूसरे लोगों को दिख भी नहीं रहा था। लोग उस औरत और उसकी कामोकदाओं को देख उसके रूप के वश में आ चुके थे। उस लड़की का चेहरा डरा हुआ सा लग रहा था। उस लड़की ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, आह आह, कोई मुझे बचाओ, कृपया कोई मुझे सहायता करे, मेरे पैर जमीन में फंस चुके हैं, मेरे कपड़े भी इस खाई में फट चुके हैं, वो राक्षस अभी अभी गायब है, मेहरबानी कर मुझे बचाए। उद्धरण चिन्ह। वह औरत दिखने में बला की खूबसूरत थी और साथ ही आंखों को लुभावनी भी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और साथ ही फटे कपड़ों की वजह से उसके वक्ष के कुछ हिस्से सभी लोगों को दिखाई दे रहे थे, और औरत की यही अदा मर्द को लुभाने में कामयाब हो जाती है। सभी मर्द उस औरत के खूबसूरत खुले बालों वाले चेहरे और उसके वक्ष भाग को घूर घूर कर देख रहे थे, और इस समय वो औरत जिस हालत में थी उसकी आवाज तक लोगों को गलत तरीके से अट्रैक्ट कर रही। उसने रिक्वेस्ट करते हुए फिर अपने सामने खड़े मर्दों से कहा, मेहरबानी कर श्रीमान मेरी सहायता करे। उद्धरण चिन्ह। हालांकि जापानी लोगों को उस औरत की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसका दयनीय चेहरा उन्हें बताया रहा था कि वह औरत मुसीबत में है, और इसी साथ ही धीरे धीरे वे लोग उस औरत की कामोकदाओं पर मोहित हो रहे थे और बिना सोचे समझे उसकी ओर आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे खड़े लोगों ने उन आदमियों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वे लोग थे कि मंत्रमुग्ध हो चुके थे और उन्हें उस औरत के सिवाय और कोई नहीं दिख रहा था। वहीं एक छोटा बच्चा भी था जो कि अपने मंत्रमुग्ध पापा को उस औरत के पास जाने से रोक रहा था, लेकिन उसका बाप रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसीलिए उस बच्चे ने अपने कदम उस औरत की ओर आगे बढ़ाए। वो धीरे धीरे उस औरत की ओर गुस्से से आगे बढ़ रहा था, और वह औरत उस लड़के को देख हल्का सा मुस्कुरा रही थी। अंत में वह लड़का उस औरत के पास पहुंचा तो वह औरत मुस्कुराते हुए बोल उठी, आ जाओ बेटे, अपनी दीदी को बचाओ, मरने से बचाओ, आज जो बस थोड़ा सा आगे आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी उस बच्चे ने एक जोर का तमाचा उस औरत को जड़ दिया। हालांकि उस लड़के का तमाचा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन फिर भी उस औरत को हल्का सा गुस्सा आया। लेकिन तब तक कुछ आदमी उस औरत के पास आ चुके थे, और जैसे ही वे उस औरत की मदद करने के लिए उस औरत के वक्ष तक अपने हाथ बढ़ाए, तुरंत ही उस औरत के पीछे तिराड़ से एक डंक निकला और एक ही झटके में वे कुछ 5-6 लोग थे, सभी के सभी उस बड़ी सी तिराड़ की गहराई में गिर गए। और ये देखते ही सभी लोग डर गए, और लोगों को डरा हुआ देख वह औरत जोर जोर से हंसने लगी और धीरे धीरे उस जमीन में बनी तिराड़ से ऊपर आने लगी। लेकिन जब उन लोगों ने उस औरत को तिराड़ से बाहर आता देखा तो सभी लोगों की डर के मारे हालत ही खराब हो गई, क्योंकि उस औरत का आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर बड़े से केकड़े का था। CH-210 प्रेमियों का युद्ध।
वह मनमोहिनी और सुंदर, साथ ही आधे केकड़े के जैसे शरीर वाली औरत जिसका नाम जीवनाशिनी था, उसने अपना एक डंक उस बच्चे के ऊपर तक लाया। पूरी दुनिया इस समय इस अजीब से अद्भुत और भयानक प्राणी को देख रहे थे। सभी देशों के सैनिक, सभी देशों के नेता और उनकी प्रजा इस समय पूरी दुनिया के सामने अचानक से आए इस अद्भुत और भयानक सजीव को देख रहे थे, क्योंकि इंसानों के अलावा बाकी सभी प्रजाति के लोग हमेशा से ही इंसान जाति से अनजान और उनसे दूर रहना हो बेहतर समझते थे। इसी वजह से वे हमेशा से ही छिपे हुए थे। हालांकि राक्षस किसी तरह के बंधन की वजह से पाताल में बसे हुए थे, लेकिन कुछ शक्तिशाली राक्षस थे जिन्हें देवों के या अर्धदेवों के कोई भी बंधन रोक नहीं सकते थे। पूरी दुनिया अपने सामने एक नई प्रजाति को देख अपनी हैरान आंखें टेलीविजन या जहां भी वे लोग इस औरत को देख पा रहे थे उसी जगह गड़ाए हुए थे। तभी जापानीज आर्मी अपने लश्कर को लिए उस औरत की ओर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही एक टेक उस औरत की कुछ दूरी तक आ पहुंचा, उसने सीधे एक मिसाइल जीवनाशिनी नामक उस औरत पर फायर कर दी और सबकी हैरानी के बीच पूरी तेजी से वह मिसाइल जाके सीधे उस औरत को लगी। लेकिन सब असल में हैरान तब हो गए जब उस औरत को छूते ही मिसाइल गायब हो गई और दूसरे ही पल वह मिसाइल उस टैंक के पास फिर प्रकट हुई और पलक झपकते ही वह टैंक फट गया। वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। टीवी पर ये पूरा माहौल देखने वाले लोग भी हैरान हो गए, उनकी रूह तक कांप उठी। लेकिन इतना सिर्फ काफी नहीं था उनके हैरानी के लिए। दूसरे ही पल जीवनाशिनी ने अपना हाथ जापानीज आर्मी की ओर आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए उसने कहा, खत्म कर दो। उद्धरण चिन्ह। उसके इन शब्दों के पूरे होते ही उस औरत के कमर के नीचे का केकड़े का हिस्सा धीरे धीरे छोटे छोटे कीड़ों मन बदलने लगा और धीरे धीरे जमीन पर सेकंडों कीड़े रेंगते रेंगते जापानीज आर्मी की ओर बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर उस औरत के कमर के नीचे केकड़े वाले हिस्से के गायब होते ही वहां उसके असली पैर दिखने लगे थे। कुछ ही पल में वे करोड़ों की तादाद में आगे बढ़ रहे कीड़े आर्मी के हर एक मशीन में हर एक इंसान के शरीर पर चढ़कर कबड़ा करने लगे और उन्हें खाने लगे। अगले 10 मिनट में पूरी दुनिया की गवाही में जापानीज आर्मी सिरे से खत्म हो गई और ये घिनौना और भयानक मंजर देख पूरी दुनिया शोक में थी, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले देश की आर्मी गिनती की कुछ मिनट में पूरी तरह से हार गई और वह भी सिर्फ एक औरत से। वे सभी हैरान हो गए कि अगर एक औरत इस तरह से पूरी आर्मी को, वो भी सबसे एडवांस आर्मी का वजूद ही मिटा दे, तो अगर ऐसे सिर्फ कुछ और हो तो क्या होगा। ये सोचकर ही दुनिया भर के लोगों की आत्मा शरीर में ही मानो झटके से मर रही हो, इस तरह से वे लोग डरने लगे। दूसरी ओर ओम भी इस समय इस भयानक मंजर को अपने घर अपने परिवार के साथ देख रहा था। वह तुरंत ही अपनी जगह से उठा और वहां से जाने लगा, लेकिन उसी वक्त शारदा चाची ने ओम का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस तू यही रहेगा। इस पे कोई आर्ग्यू नहीं होगी और ना कोई बातचीत, चुपचाप सोफे पर बैठ। ओम कुछ भी सफाई दे उससे पहले ही चाची ने ओम को खींचकर ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। ओम भी हार मानकर अंत में सोफे पर बैठा रहा। वहीं दूसरी ओर जीवनाशिनी अब अपने अगले शिकार की ओर बढ़े जा रही थी। उसने खुद को थप्पड़ मरने वाले उस बच्चे को देखा और धीरे धीरे उसकी कीड़े मकोड़ों की आर्मी वापस उसके शरीर के साथ चिपक कर उसका वही केकड़े वाला हिस्सा बन गए। उसके बाद सीधे ही जीवनाशिनी ने अपना एक डंक उस बच्चे के पास लेकर आए और जोर जोर से हंसते हुए उसे भी दूसरे आदमी की तरह बीच से काट ही देने हो तैयार थी। लेकिन तभी एक जोर तेज मुक्का उस औरत को लगा और उसका मुक्का लगते ही जीवनाशिनी तुरंत ही मुक्के की वजह से जमीन पर घसीटते हुए रेंगने लगी। दर्द से कराहते हुए जीवनाशिनी जमीन से खड़ी हुई और सभी लोग उस जगह देखने लगे जहां जीवनाशिनी पहले खड़ी थी और उसे मुक्का लगा था। उस जगह पर धूल की वजह से एक गोला बन चुका था और उस धूल के गोले के हटते ही एक बुढ़ा आदमी जामुनी रंग का साधुओं जैसा चोगा पहने हुए गुस्से भरी निगाहों से जीवनाशिनी को देखते हुए खड़ा था। उसे देख गुस्से से चिल्लाते हुए जीवनाशिनी अपनी जगह से खड़ी हुई और फिर अचानक से ही उसे देख जोर जोर से मुस्कुराने लगी। उसके सामने खड़ा वो आदमी धूमकेतु था और धूमकेतु को देख जोर जोर से हंसते हुए जीवनाशिनी ने कहा, कैसे हो मेरे प्यारे बूढ़े, लगता है तुम्हारी उम्र भी घटती है लेकिन ताकत अब भी वैसी ही। हा 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 हा। जीवनाशिनी की बात सुन धूमकेतु ने गुस्से से अपने दांत भींचते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। धूमकेतु का गुस्से से पूछा सवाल सुन जीवनाशिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत आसान है मेरी जान, मैं यहाँ तुम्हारे उस भविष्यवाणी वाले बालक को मारने आई हूँ और अगर बीच में तुम आए तो तुम्हें भी मरना होगा। उद्धरण चिन्ह। जीवनाशिनी का जवाब सुन हैरान होते हुए धूमकेतु ने कहा, लेकिन तुमने वादा किया था तुम धरतीलोक पर कभी कदम नहीं रखोगी, तुमने वादा किया था मुझसे। उद्धरण चिन्ह। धूमकेतु का गुस्सा देख जीवनाशिनी भी गुस्से से चिल्लाते हुए बोल उठी, वो वादा बुरे इंसान तुमसे नहीं था, वो उस धूमकेतु के लिए था जिसे मैं चाहती थी। उसी चाह ने आज से 30 साल पहले तुम्हें जिंदा बख्श दिया था, तुम्हें जीवन दान दिया था, लेकिन अब मेरा प्यार मर चुका है और इसीलिए मैं जीवनाशिनी किसी भी बंधन में नहीं हूँ। बेवकूफ इंसान, मैं राक्षसी हूँ, मैं वादा करती जरूर हूँ निभाती नहीं, और तुम जिसने मुझे छोड़ उस मामूली सी औरत को अपनी जीवन संगिनी बनाया, मैं उसे दिए किसी भी वादे को नहीं मानती। उद्धरण चिन्ह। जीवनाशिनी की बात सुनते ही धूमकेतु गुस्से से लाल पीला हो गया। वह जानता था कि जीवनाशिनी बहुत ताकतवर थी, भले ही वह उच्च कक्षा की राक्षस नहीं थी लेकिन उसकी ताकत फिर भी बहुत ही खतरनाक थी। इसीलिए उसने तुरंत ही युद्ध करने की ठानते हुए जीवनाशिनी से कहा, मेरे होते हुए नहीं। धूमकेतु की ये बात सुन जीवनाशिनी हंसने लगी और वह भी अपने शरीर से चार डंक निकलते हुए बोल उठी, जानती हूँ लेकिन आज बचोगे नहीं। इतना बोलते ही दोनों एक दूजे पर टूट पड़े। देखते ही देखते एक घमासान लड़ाई की शुरुआत हो गई। पूरा देश पूरी दुनिया इस आदमी को एक अजीब से जानवर या औरत से लड़ते देख रहे थे। कभी जीवनाशिनी धूमकेतु को मारती तो कभी धूमकेतु अपनी ताकत से जीवनाशिनी को पछाड़ देता।
लेकिन ये साफ था कि जीवनाशिनी और धूमकेतु में ताकतवर कौन था। वह था धूमकेतु। धूमकेतु अपनी आंतरिक ऊर्जा को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर रहे थे। उनकी आंतरिक ऊर्जा का रंग जामुनी था और वे उस ऊर्जा से हवा में उड़ते, दूर रहकर भी वार कर पाते, आंतरिक ऊर्जा को इकट्ठा करके उससे बड़ा सा धमाका करते। उन्हें लड़ता देख ही पता चल रहा था कि वे एक महान योद्धा थे। साथ ही जीवनाशिनी के 4 नख और दोनों हाथों जो संभालने के लिए धूमकेतु ने अपनी आंतरिक ऊर्जा से अपने भी 2 एक्स्ट्रा जामुनी रंग के ऊर्जा के हाथ बनाए थे, जो उसे लड़ने में काफी संभावित मदद कर रहे थे। एक तरफ उनकी लड़ाई चल रही थी और दूसरी ओर लोग इस तरह की अलौकिक और असामान्य लड़ाई को देख चौंक उठे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे इस समय कोई सुपरहीरो मूवी देख रहे हैं या फिर सच में इस तरह की अलौकिक शक्तियां होती भी है। वहीं दूसरी ओर धूमकेतु को टीवी पर किसी खतरनाक जीव से लड़ता देख ओम और उसके दोनों चाचा हैरान थे। वे तीनों ही धूमकेतु को पहचान चुके थे। विजय और मनोज दोनों ही हैरानी से मानो एक साथ ही चिल्ला उठे, बाबा, लेकिन ये उद्धरण चिन्ह। तभी अपने दादाजी को लड़ते देख ओम गंभीर आवाज से बोल उठा, यह आंतरिक ऊर्जा है, एक तरह से वे एक असामान्य और अद्भुत शक्तियों वाले इंसान है। ओम इस समय अपने दादाजी को ही देख रहा था और उसे समझ में आ चुका था कि उसकी जिंदगी में हुए सभी बदलाव के पीछे कोई बहुत ही बड़ा कारण था। वह गंभीर आंखों से उन्हें एक तक देखे जा रहा था। वहीं ओम की बातें सुन विजय, शारदा और मनोज सभी ओम को हैरानी से देखने लगे और फिर विजय ने हैरानी से ओम से पूछा, लेकिन तुम ये कैसे जानते हो ओम बेटे? उद्धरण चिन्ह। तभी ओम अपने चाचा की ओर देख गुस्से और गंभीर चेहरे के साथ अपने हाथ से हवा में एक सुनहरा बोल बनाते हुए बोल उठा, क्योंकि मैं भी उन जैसा ही हूँ। ओम को इस तरह से जादू करता देख घर के सभी लोग अपनी फटी आंखों से ओम और उसके हाथ से हवा में बने बोल को देखने लगे।